आजकल एक नाम जो हमें चारों हवाओं में, दसों दिशाओं में हर जगह दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, ईडी। हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय और इंग्लिश में कहते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। आखिर है क्या ईडी? कैसे करती है काम? क्या है इसकी पावर्स? चलिए आज के एफआईआई में इसी के बारे में बात करते हैं ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ। The ED is mandated with the investigation of economic crimes and violations of foreign exchange laws. आसान लफ्जों में बताऊं तो ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है जो भारत में वित्तीय कानून को लागू करने में सहायता करती है। आर्थिक मामलों में हुए हेरफेर की जांच ईडी ही करती है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंडर काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ईडी ही जांच करती है। इसके साथ ही करप्शन के केसेस भी ईडी देखती है। ईडी का काम है भारत में आर्थिक अपराधों को रोकना। लेकिन पहले ये ईडी नहीं था। पहले एनफोर्समेंट यूनिट के नाम से जाना जाता था। एनफोर्समेंट मतलब किसी चीज को लागू कराना। चलिए थोड़ा सा आपको इतिहास बता देती हूं आपकी जानकारी के लिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि FERA इसको 1947 में लागू किया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का गठन 1 मई 1956 को किया गया था। आपको बता दें कि ईडी को पहले एनफोर्समेंट यूनिट के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। पहले इतनी शक्तियां भी नहीं थी ईडी के पास, ये भी आपको बताती हूं। इसकी शक्ति को तो बढ़ाया गया और इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट जिसे आप आमतौर पर PMLA बोलते हैं, FEOA जैसे लॉ को जोड़ा गया। FEOA मतलब द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। It was enacted by Narendra Modi government in 2018 to crack down on those who are charged with high-value economic frauds and abscond from the country to evade the law. आपको बता दें कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने PMLA लॉ में अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट के बाद केंद्र ने इसमें आर्टिकल 17 क्लॉज 1 और आर्टिकल 18 में बदलाव कर दिया। इसके बाद से ही ईडी किसी के घर पर छापेमारी, सर्च ऑपरेशन और अरेस्ट कर सकती है। इसके बाद इसमें एक और बदलाव किया गया और आर्टिकल 45 जोड़ा गया। ये आर्टिकल प्रवर्तन निदेशालय को ये पावर प्रदान करता है कि वो बिना किसी वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। इसके साथ ही ईडी अगर किसी को नोटिस जारी करती है तो उसे जानकारी देने की जरूरत नहीं है कि किस सिलसिले में बुलाया है। इसके साथ ही अगर ईडी किसी पर आरोप लगाती है तो आरोपी को निर्दोष साबित करना होता है। इसके साथ ही ईडी को दिया गया बयान सबूत के तौर पर कोर्ट एक्सेप्ट करती है। वहीं बाकी किसी भी केस में मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने पर ही सबूत माना जाता है। ईडी की जांच करने को लेकर कुछ रूल्स बनाए गए हैं। किसी पुलिस स्टेशन में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की रकम की गड़बड़ी का मामला अगर दर्ज होता है तो पुलिस को इसकी जानकारी ईडी को देनी होती है। इसके बाद पुलिस से मामला लेकर आगे की जांच ईडी शुरू करती है। लेकिन अगर किसी मामले में ईडी को पहले ही पता चल जाता है ऐसा कुछ तो वो खुद ही जांच शुरू कर सकती है। ईडी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन के केस, हवाला के केस, विदेश में मौजूद संपत्ति, विदेश में संपत्ति की खरीद, इन सभी मामलों की जांच करती है। ईडी को कानूनी तौर पर काफी ताकत दी गई है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा जब्त कर सकती है। ईडी गैर कानूनी वित्तीय काम पर कार्रवाई कर सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी किसी दफ्तर या व्यक्ति के घर छापा मार सकती है, उसे अरेस्ट कर सकती है और इसके साथ ही बिना पूछताछ के उसकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है। वैसे अक्सर सुनते रहते हैं कि ईडी की रेड में इतने करोड़ बरामद हुए, लेकिन कभी सोचा कि ये पैसे जाते कहां हैं? चलिए ये भी आपको बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी जांच एजेंसी पैसे जब्त करने के लिए ऑथोराइज्ड है, लेकिन वो बरामद नकदी को अपने पास नहीं रख सकती। प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ और इनके मुताबिक जब एजेंसी नकदी बरामद करती है तो आरोपी को पैसे का सोर्स बताने का मौका दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईडी 5 लाख रुपए की वसूली करता है तो जिस व्यक्ति से ये पूछताछ चल रही है पैसे को लेकर, इन फंड्स का उस व्यक्ति को हिसाब देना होगा। मान लीजिए कि वो ये दावा करता है कि उसने हाल ही में चेक के माध्यम से बैंक से ये पैसे निकाले हैं, तो इस सिचुएशन में उसे सबूत देना होगा कि उसने कोई स्लिप हो कि पैसे निकाले हो, इस बात का सबूत हो। और अगर वो सबूत देने में अनसक्सेसफुल होता है तो ईडी पैसे जब्त करने के लिए ऑथोराइज्ड है।
अब ये पैसे लेकर ईडी कहां जाती है? शुरुआत में धन को अपराध या काले धन की संभावित आय के रूप में माना जाता है, फिर धन को पीएमएलए के तहत जब्त कर लिया जाता है। एसबीआई के अधिकारियों को नोट गिनने वाली मशीन का यूज करके बरामद पैसे की गिनती करने के लिए बुलाया जाता है। गिनती पूरी होने के बाद ईडी अधिकारी बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्ती सूची तैयार करते हैं। फिर पैसे को गवाहों के सामने बॉक्स में सील कर दिया जाता है और संबंधित राज्य में एक बैंक शाखा में ले जाया जाता है, जहां इसे एजेंसी द्वारा रखे गए व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किया जाता है। इसके बाद धनराशि केंद्र सरकार के खजाने में ट्रांसफर कर दी जाती है। ओरिजिनली ईडी हैड इट्स हेडक्वार्टर्स एट दिल्ली and 2 branches at Mumbai and Kolkata. In 1957, another branch at Chennai was added. Now the organization has expanded to have 39 zones according to its organizational structure on its website. अब सवाल आता है कि ईडी में ऐसा क्या है जो उसे इतना ताकतवर बनाता है? पीएमएलए के तहत जिससे भी ईडी निपटती है, एक जांच अधिकारी के सामने दर्ज किया गया बयान अदालत में सबूत के तौर पर एडमिसिबल है, स्वीकार्य है। अदरवाइज पुलिस को दिए गए बयान तो अदालत में स्वीकार्य नहीं होते, केवल मजिस्ट्रेट के सामने ही दर्ज किए गए बयान एक्सेप्ट होते हैं। दूसरा, पीएमएलए के तहत सभी अपराध गैर जमानती हैं। तीसरा, सीबीआई या राज्य पुलिस बलों के विपरीत ईडी के पास अपने कोई लॉकअप नहीं है, इसलिए ईडी की हिरासत में वीआईपी लोगों के लिए भी कोई विशेष सेल, कोई स्पेशल सेल नहीं है। ईडी की हिरासत में लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन के हवालात में ही जाते हैं, चाहे उसकी सिचुएशन कुछ भी हो। इसका मतलब यह है कि ईडी जिसको भी हिरासत में लेती है, चाहे वो वीआईपी ही क्यों ना हो, उनको थोड़ी भी राहत नहीं मिलती। ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति को पुनः प्राप्त करना बेहद कठिन होता है, काफी लंबा समय लग जाता है। तो आज हमने जाना ईडी के बारे में। आशा करते हैं कि आप इसी तरह ईडी को बस दूर से ही जानें, करीब से जानने का मौका आपको नहीं मिले। देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ।